चौधरी चरण सिंह जी की लेगेसी बेच दी जयंत ने, चौधरी अजीत सिंह जी की लेगेसी बेच दी। लोग ये भी लिख रहे हैं किसानों की शहादत भूल गए जयंत चौधरी। जब उस दिन फोटो आई, तस्वीर आई अमित शाह जी के साथ में, नड्डा जी के साथ, फिर वो शेयर करने लग गए। आज लग रहा है कि वो गलत दे दिया बयान। आप हमने बताया था अखिलेश जी को। बीजेपी को सांप्रदायिक पार्टी कहा जाता रहा है। एक नेता मुजफ्फरनगर से सांसद हैं जिनको फिर से टिकट मिला है, जिन्होंने पिछली बार आपके पिताजी को हराया था, संजीव बालियान। ये केमिस्ट्री कैसे बैठेगी? याद आया सॉन्ग RLD आई रे। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में वेस्ट यूपी ने, आपने सबने ये गाना सुना होगा, RLD आई रे। अब वो जो RLD 2022 में समाजवादी पार्टी के साथ आने की कोशिश कर रही थी, अब वो बीजेपी के साथ आ गई है। देश में गठबंधन हो गया है बीजेपी और राष्ट्रीय लोकदल। राष्ट्रीय लोकदल ने अपने 2 लोकसभा उम्मीदवार भी उतार दिए हैं। और पिछले 1 महीने में तमाम सवाल लोगों के जहन में थे कि जयंत चौधरी ने ऐसा क्यों किया। कोई उनको बुरा भला कह रहा है, कोई उनकी बड़ाई कर रहा है, कोई उनका साथ दे रहा है। तमाम तरीके की चीजें हैं और सबसे ज्यादा क्यूरियोसिटी इस समय किसी नेता को सुनने और जानने के लिए है तो वो है चौधरी जयंत सिंह को। वैसे जयंत चौधरी नहीं लिखते, मैंने चौधरी जयंत सिंह कर दिया है कि तीनों चीजें कवर हो जाएंगी। बीच में चौधरी चरण सिंह का ये एक स्टैचू भी है, क्योंकि चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिया है। थैंक यू जयंत जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कितनी बार बात की, मैंने आपको बोला था थोड़ा सा इस बार मैं नर्वस हो रहा हूँ आपसे बात करने में, क्योंकि अब हम एनडीए का हिस्सा है ना, कुछ 19-20 हो गया तो मतलब बहुत ज्यादा वॉचफुल होते हैं ना। नहीं, आपको गोड़ी खिलाएंगे, चिंता मत कीजिए। जयंत जी, क्या हुआ? सब कुछ ऐसा लगा ठीक था, आपकी जनवरी में मुलाकात हुई, अखिलेश यादव और आपकी एक तस्वीर आई, फिर उस रात हमारी आपकी बात भी हुई, आपने बोला कि 7 सीटों से पे बातचीत हो रही है, हो जाएगा, बातचीत हो जाएगी। फिर क्या हो गया? अचानक से सब कुछ डिरेल हो गया, ईस्ट से वेस्ट आ गए, नॉर्थ से साउथ आ गए। सारी चीज़ तो मैं नहीं बताऊंगा क्या हुआ, ये मेरे और उनके बीच की बात है और ये विश्वास की बात होती है। मैं, एक चाइनीज़ प्रोवर्ब होता है कि व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग, इफ़ यू ब्लेम अदर्स, यू हैव नॉट स्टार्टेड ऑन योर जर्नी, एंड इफ़ यू ब्लेम योर सेल्फ, you are halfway there, and if you blame no one, then you have reached. So अब दोष देने की कोई बात नहीं है, उन्होंने कोशिश की, मेरी भी इच्छा थी, हमारी भी कोशिश थी, और बहुत लंबे समय से ऐसा नहीं है कि एक ही चुनाव में हमने प्रयोग किया हो। हमारी लंबे समय से विपक्ष में रह के एक बड़ी भूमिका लोकदल की थी। कार्यकर्ताओं ने बहुत कुछ सहन किया, संघर्ष किए, आवाज़ उठाई, मुद्दे उठाए, लेकिन जो परिस्थितियां बनी हैं, राजनीतिक जो हालात हमने देखे, और मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं भविष्य में क्या होगा उस पर भी सोचूं, विचार करूं, मेरे लोगों के लिए क्या अच्छा है, मेरे हर निर्णय और फैसले से क्या प्रभाव मेरे क्षेत्र पे पड़ेगा, राजनीतिक व्यवस्था पे पड़ेगा, और राष्ट्र में क्या चीज़ हो रही है, देश में क्या चीज़ हो रही है, क्या हालात बन रहे हैं, उनको देखते हुए हमने निर्णय लिया। लोग ये लिख रहे हैं कि बीजेपी ने आपको ब्राइब किया, ब्राइब इस तरीके से कि चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दे दिया, बेट दे दी कि जयंत चौधरी को अपने साथ लाना है। लोगों ने ये भी कहा कि जयंत चौधरी ने, मैं वो तमाम सवाल आपने ट्विटर पे देख लिए हैं, मुझे पता है, वही सवाल रिपीट कर रहा हूँ। ये सौरभ शुक्ला के सवाल नहीं है जो लोगों ने लिखे हैं, पूछ रहे हो। तो कुछ आम कार्यकर्ताओं के मैं नाम नहीं लूंगा, आपके कार्यकर्ता उन्होंने भी लिख रहे हैं चौधरी चरण सिंह जी की लेगेसी बेच दी जयंत ने, चौधरी अजीत सिंह जी की लेगेसी बेच दी, जो आपके नाराज कार्यकर्ता थे। अभी कुछ के मन बदल गए, देख रहा हूं मैं ट्विटर पे, लेकिन पहले ये सब लिखा गया। तो क्या बीजेपी ने आपको ब्राइब दिया चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दे करके हमारे साथ आ जाओ? इसे भारत रत्न जैसे एक अवार्ड को, सम्मान को आप इतना छोटा बौना नहीं बना सकते कि आप ब्राइब की बात करें। ये सिर्फ एक चुनाव के लिए या हमसे गठजोड़ करने के लिए भारत सरकार ने फैसला नहीं लिया। बहुत बड़ा सम्मान है, देश के कृषक का सम्मान है, गाँव में रहने वाले हर व्यक्ति का सम्मान, हर समाज के लोगों का जिनका जुड़ाव चौधरी साहब से रहा, जो जानते हैं उनके वास्तविक तौर पे क्या अपील आज भी लोगों के बीच में है, कितना बड़ा काम चौधरी चरण सिंह जी ने किया। तो ये उनका सम्मान भारत सरकार ने रखा है। ये ज़रूर है कि एक प्रसन्नता लोकदल के कार्यकर्ताओं में इस बात को लेके हुई, क्योंकि लंबे समय से ही मांग उठती रही। हमारे जो जनप्रतिनिधि थे वो भी इस बात को कहते थे, बल्कि हाल में जब ये फैसला हो उससे शायद 1 महीना पहले बिजनौर की एक सभा में मैंने भी पहली बार मांग उठाई कि ये सम्मान मिलना चाहिए उनको।
और बात सिर्फ एक अवार्ड की नहीं है, मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री के स्तर पर बहुत गंभीरता से इस पे विचार हो रहा है कि हमने भारत रत्न तो दे दिया, अब इसके बाद कैसे उनके विचारधारा को हम और मजबूत कर सकते हैं, इंस्टीट्यूशनलाइज कर सकते हैं। तो विश्वविद्यालयों में चेयर्स की स्थापना हो, अनुसंधान की बात हो, और फिर गांव देहात में कोई ऐसी योजना है जिससे ये जो चौधरी साहब करना चाहते थे कमेरे के लिए, किसान के लिए, गरीब के लिए, वो वास्तविक तौर पे उसका क्रियान्वयन हो सके। यहाँ तक सरकार सोच रही है। तो हम लोग पहले भी सरकारों में रहे हैं और ये बात चौधरी अजीत सिंह जी भी, उनका प्रयास रहा कि चौधरी साहब को भारत रत्न दिया जाए। एक तरह का रेजिस्टेंस फेस हमने किया कांग्रेस के वक्त। मैं अब पूर्व की सरकार कह लीजिए, जो भी पूर्व की सरकारें नहीं हैं जिसमें लोकदल की कोई भूमिका रही है, उसमें चौधरी अजीत सिंह जी ने प्रयास किए। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि खुद प्रधानमंत्री को इस बात का एहसास था, जो गांव देहात के लोगों की टीस थी, जो मेरी टीस थी, जो चौधरी अजीत सिंह जी के मन में टीस थी, जो चौधरी साहब के फॉलोअर्स के मन में टीस थी, उस भावना को उन्होंने समझा, उसकी कदर की, और ये बहुत बड़ी बात है। अब इसके बाद आपको कहो कि इसलिए हमने समझौता कर लिया, बिल्कुल हमने किया। इसके बाद कोई कसक नहीं रह जाती, कोई कसर नहीं रह जाती। इतना बड़ा काम है, इस पूरे चुनाव का हमारे लिए सबसे बड़ा मुद्दा ही है कि आप चौधरी चरण सिंह की लेगेसी, उनकी विरासत की किसी ने तो कोई ख्याल रखा है इस भारत सरकार ने? पहली सरकार ऐसी आई है। मुझे याद आ रहा है अक्टूबर 2020 जयंत चौधरी हाथरस गए थे, मैं वहाँ पे कवर कर रहा था, आप पर लाठीचार्ज हो जाता है। बीजेपी की सरकार थी और जयंत चौधरी का ट्वीट था कि लाठी चलाओगे, मैं लाठियों से डरता नहीं, मुजफ्फरनगर में मिलेंगे। और उसके बाद काफ़ी रोष था वे कार्यकर्ताओं में कि जयंत चौधरी पर लाठी चलवा दी बीजेपी की सरकार ने। वो सब लाठियाँ, वो सब दर्द, वो सब चोटें। नहीं तो फिर जो लोग ये सवाल कर रहे हैं वो क्या चाहते हैं कि जिस अधिकारी ने लाठी चलाई थी मैं बंद कमरे में उसे बंद करके लाठी मारूं? इतनी छोटी सोच होनी चाहिए क्या मेरी? हमारे कार्यकर्ताओं ने लाठी खाई थी ना, हमने सहन कर ली। हमारे लिए क्या लाठी महत्वपूर्ण थी या वो मुद्दा महत्वपूर्ण था? हम किसी इशू को लेकर गए थे। हम चाहते हैं कि महिला सशक्तिकरण भारत सरकार के केंद्र बिंदु में है, उसे और हम मजबूत करें। महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हो रहे हैं उसे रोका जाए। एक समाज में मैसेज देने के लिए, सहानुभूति दर्ज करने के लिए, उस परिवार के प्रति संवेदनाओं को व्यक्त करने के लिए हम लोग गए थे और लोग जाते हैं, इसमें क्या बात है? अब लाठी चलाई, मैं तो मानता हूँ गलत कार्रवाई हुई थी, लेकिन मुझे तो ध्यान भी नहीं है वहाँ कौन अधिकारी थे। सरकार तो बीजेपी की है, वहाँ पे योगी आदित्यनाथ की सरकार है। अब हम साझे हो गए हैं मंत्रिमंडल में, जो हमारा प्रतिनिधि पहुँच गया है। जख्म भर गए सारे। जख्म तो तभी भर गए थे, जख्म तो तब भी भर गए थे, रोष था लोगों के अंदर। और अगले दिन जब पंचायत हुई थी, पंचायत में हमने अपनी बात कह दी थी। जब पंचायत में उसके बाद फैसला हो गया। You don't carry grudges in life. That is not my mandate. That's not how I think. क्योंकि ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ कि इन तमाम जगहों पर मैं कवर कर रहा था। फिर एक और दौर आया, 26 जनवरी की जो घटना हुई किसान आंदोलन में, राकेश टिकैत साहब भावुक हो गए, गाजीपुर पुल, और फिर चौधरी अजीत सिंह जी ने उनसे बात करी और फिर ये पूरा आंदोलन रिवाइव हुआ। और फिर मुजफ्फरनगर में अगले दिन याद हो बहुत बड़ी महापंचायत हुई। फिर आप भी गए थे शायद महापंचायत में, मुझे याद है आप भी उस महापंचायत में थे। और वही किसान आंदोलन कर रहे हैं लोग। ये भी लिख रहे हैं किसानों की शहादत भूल गए जयंत चौधरी, क्योंकि किसान नेता चौधरी चरण सिंह से बड़ा तो कोई देश में नहीं हुआ। तो वो सब सारी बातें भी कह रहे हैं कि एमएसपी की गारंटी थी वो नहीं मिली, तो चौधरी जयंत सिंह हमारी आवाज़ नहीं उठा रहे। अब उन्हीं सरकार के पर आ गए जिनकी वजह से किसान मरे। मैं पहले बता दूं, जो उस समय आंदोलन के मुद्दे थे, वो प्रमुख मुद्दा ये था कि कानून वापस हो। जब कानून वापस हो गए, किसान लौट गए थे। किसानों का मन था कि अब आंदोलन खत्म होना चाहिए और खूब जश्न मना के लोग अपने घर गांव लौटे। क्यों लौटे? क्योंकि उनको ये महसूस हुआ कि हम जीत चुके हैं। तो वो एक ट्रिगर था, एक कॉज था। लोगों को लग रहा था मंडियों के बाहर ट्रेड हो जाएगा और जो प्राइवेट खरीदार हमसे सीधा लेंगे, तो उसमें अगर सरकार का कोई भूमिका नहीं रहेगी, जो उस समय प्रस्ताव था कि कोई पैन कार्ड दे के कोई भी खरीद सकता है सीधा किसानों से, तो एक लोगों के अंदर भय था। अब कानून का कोई सवाल नहीं है। अब बात हो गई कि एमएसपी की गारंटी। अगर किसान संगठन, देश का किसान मांग करता है कि हमारे यहाँ मंडियाँ नहीं है, मंडियों का विस्तार होना चाहिए, मैं उस बात का हिमायती हूँगा।
अगर किसान ये कहता है कि अगर हमें मंडी में जो भाव चल रहे हैं या एमएसपी जो चल रहा है उसका लाभ हमें नहीं मिल रहा, सरकार को उसमें दखल देनी चाहिए, मैं उसका हमायती हूँगा। लेकिन जो अगर चौधरी चरण सिंह की इकोनॉमिक पॉलिसी को आप पढ़ेंगे, समझेंगे, जो 50 साल पहले उन्होंने किताब लिखी है और बात रखी है प्राइस सपोर्ट मैकेनिज्म को लेके, समर्थन मूल्य को लेके, जो चौधरी चरण सिंह के खुद विचार थे, अगर आप उनको गहराई से समझने की कोशिश करेंगे तो आप ये समझ लेंगे कि आज जो ये मांग हो रही है, अभी हमारा देश और कोई भी सरकार इसे इम्प्लीमेंट करने के लिए तैयार नहीं होगी। सरकार की एक रिपोर्ट बताती है कि सिर्फ 6% को एमएसपी का लाभ मिल रहा है किसानों को। तो आप ये मांग कीजिए कि एमएसपी का दायरा कैसे बढ़ाया जाए। लेकिन अगर जिस समय सरकार कह देगी कि हमने गारंटी कर दिया सभी क्रॉप्स के लिए और सारी एमएसपी पे खरीदी जाएंगी, क्या हमें मालूम है कि उसके क्या परिणाम पड़ेंगे? वाकई क्या हमने समझा है उस चीज़ को? महंगाई की दर पे उसका क्या प्रभाव पड़ सकता है? एफसीआई पहले ही घाटे में चल रही है, हमें भंडारण की व्यवस्थाएं देखनी चाहिए कि कितनी वो दुरुस्त हैं। तो नेशनल एक्सचेकर पे क्या इसका डिमांड हो सकता है? देश की अर्थव्यवस्था पे इस पे क्या डिमांड से रेज हो सकते हैं? थोड़ा और गहरे तौर पे हमें सोचना होगा। ये सिर्फ हरियाणा पंजाब की बात नहीं है ना। आप समझा रहे किसान जो आपके भाई पास मिल कर्नाटक रहे का हैं। किसान का भी तो, तेलंगाना का किसान भी तो खड़ा होगा, कहेगा मेरी एमएसपी पे क्रॉप नहीं खरीदी गई। सरकार के पास वहाँ खरीदने का कोई मैकेनिज्म है? पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में जहाँ मंडियाँ ही नहीं है, खरीद की कोई व्यवस्था नहीं, कोई एजेंसी नहीं है, वहाँ कैसे खरीद लोगे आप? जब किसान संगठन कहते हैं कि जी हम ये नहीं कह रहे कि 100% खरीदा जाए, बिल्कुल खरीद पाएगी भी नहीं सरकार। तो सीमित समय के लिए जो नेशनल प्रायोरिटी है, जैसे दलहन तिलहन हम बाहर से मंगा रहे हैं, आयात कर रहे हैं, देश पे बोझ है उसका, टारगेटेड तरीके से कुछ फसलों को बढ़ावा देने के लिए किसानों के लिए अगर सरकार कहती है कि जी हम इतने समय के लिए इस क्रॉप को हम खरीदेंगे, सुनिश्चित तौर पे खरीदेंगे, और इसलिए कोई योजना बनती है, मैं इसका स्वागत करूंगा और मैं इसकी पैरवी करूंगा। लेकिन अगर ये मांग होती है कि सारे फसलों को हमेशा हमेशा के लिए एमएसपी गारंटी हो, इससे क्या इंसेंटिव्स बनेंगे सरकार के लिए? कि कोई सरकार एमएसपी को बढ़ाना नहीं चाहेगी, वो खरीदना तो सरकार को ही पड़ेगा ना अल्टीमेटली। और जो आज फसलें एमएसपी के दायरे में नहीं है, ये भी मांग उठती है कि भाई एमएसपी सभी फसलों के लिए घोषित हो। भारत सरकार क्यों करेगी? कोई भी सरकार, इन्हीं की सरकार आ जाए, ये क्यों करेंगे? कहेंगे नहीं एमएसपी से बाहर रखो, वरना ये भी खरीदनी पड़ेगी। इंडिया गठबंधन ने तो कह दिया, राहुल गांधी ने अनाउंस किया कि हम एमएसपी की गारंटी देंगे हमारी सरकार आएगी तो। अब देखिए कुछ वादे और जुमले ऐसे होते हैं जब उन्हें मालूम है कि हमें निभाना ही नहीं, कोई नौबत ही नहीं है। क्या चुनाव लड़ रही है कांग्रेस पार्टी? गैर राजनीतिक यात्रा में चल रहे हैं, टिकट चयन, टिकट कौन किसको कहाँ मिलेगा, समझौते भी अभी तक सारे शायद देश में उनके नहीं हो पाए। दूसरी तरफ सामने वाले को देखिए आप, रात के 3 साढ़े 3 बजे तक बैठकें हो रही हैं। हमने अभी उनके साथ टाई अप किया है ऑलरेडी। हमारे कार्यक्रमों को लेके जो एक तरह के संवाद होना चाहिए, जो रणनीति क्या है, कैसे चुनाव लड़ा जाएगा, कैसे कैसे अभियान को आगे बढ़ाना है, सब विषयों पे बात हो चुकी है। ये होता है चुनाव लड़ना, ऐसा ये राजनीतिक पार्टियों की जिम्मेदारी बनती है। राजनीतिक पार्टियां इसलिए नहीं बनती कि हम यात्रा चलाएं और सिद्धांत को लेकर चलें। चुनाव लड़ना, चुनाव जीतना, सरकार बनाना, सरकार में रह के काम करना, ये हमारा वादा अपने कार्यकर्ताओं और जनता के प्रति है। आपका गठबंधन तो अखिलेश जी के साथ पहले जनवरी में हो गया था, वहाँ ये लोग कह रहे हैं कि पहले वहाँ 7 सीटें मिल रही थी, यहाँ तो सिर्फ 2 मिली हैं, एक राज्यसभा मिल जाएगी, एमएलसी मिल जाएगी, कम सीटें मिल रही हैं। क्या आपको लगा कि विनेबिलिटी नहीं है, जीत नहीं पाएंगे? क्या कॉन्फिडेंट नहीं थे? सबसे पहले तो 7 नहीं थी, 7 में से एक पिछले दरवाजे से उन्होंने घटा दी थी। अब 6 में भी वो 3 या 4 अनिश्चित थी। अपना कैंडिडेट अब उनका सिंबल आपका। तो देखिए अब फिर हमारे वर्कर भी तो कह सकते हैं, ठीक है, जहाँ विनेबिलिटी के आधार पे हो कि ये सक्षम व्यक्ति है, या एक हमें समीकरण बनाना है कि क्योंकि हर कास्ट को भी आप चुनाव लड़ाइए, मौका दीजिए, मैं सहमत हूँ। लेकिन कभी मैंने ऐसा अलायंस नहीं किया किसी पार्टी के साथ जहाँ आपको कहा जाए कि आपके पास उम्मीदवार कौन है। आप अगर अपने घर से किसी को लड़ाते हैं तो ठीक है, वरना आप उम्मीदवार का नाम दीजिए हमें। क्यों? या तो सीट लोकदल की है या नहीं है। अब हम बीजेपी से हमें कम सीट मिली, मैं भी ज़्यादा सीट चाहता था, लेकिन एक शुरुआत हुई है।
एक भागीदारी सरकार में हमें उन्होंने दी, एक सम्मान हमारा रखा है, और एक बार भी हमें ये नहीं कहा कि आप बागपत बिजनौर में किसको लड़ाएंगे। इस पे भी सोच विचार करने की जरूरत है, आकलन करने की जरूरत है दूसरे दलों को। आपका वो बयान इतना वायरल हो गया, उस समय नहीं हुआ था, इतना बयान वायरल हो गया, मैं नहीं पूछूंगा वो चवन्नी की तरह पलट गया, मैं चवन्नी थोड़ी ना पलट जाऊंगा, इतना वायरल हो गया। वापस लोग काट काट के शेयर कर रहे हैं रोज। जब उस दिन फोटो आई, तस्वीर आई अमित शाह जी के साथ में, नड्डा जी के साथ, फिर वो शेयर करने लग गए। तो आपको लग रहा है वो बयान देने के आज लग रहा है कि वो गलत दे दिया बयान आपने? नहीं, क्यों गलत दे दिया? उस चुनाव में तो काम आया था ना। उस चुनाव में भरपूर हमने कोशिश की, और गृह मंत्री अमित शाह जी की भी कोशिश थी। उन्होंने हमसे बात नहीं की थी किसी अलायंस की, आज तो मैं खुल के कह रहा हूँ, आप उनसे पूछ लीजिएगा क्या उन्होंने कोई कोशिश की थी। मुझे पता है उस समय चुनाव में भी आपने नहीं बताया कि, लेकिन बीजेपी कोशिश थी कि आपके साथ उनका अलायंस हो जाए, या कोई कोशिश नहीं थी, मर्जर ना हमारी कोशिश थी ना उनकी कोशिश थी। ये तो चुनावी अभियान में अमित शाह जी ने कहा कि हम तो चाहते हैं कि जयंत जी हमारे साथ आए, तो जवाब में मैंने कह दिया। ना उन्होंने उस बात का बुरा माना, ना मैंने किसी बुरी मंशा से कहा। ये तो व्यंग की बात होती है कि मैं चवन्नी नहीं हूँ, ये गंभीरता की तो बात नहीं है। मैंने कहा नहीं पलटूंगा। उस चुनाव में मैं पलटा क्या? लेकिन ये कह देना कि मैंने कोई एफिडेविट दे दिया है कि लोकदल हमेशा हमेशा एक ही जगह एक ही पार्टी के साथ अलायंस करेगा। लोकदल ने अपने मुद्दे बदले हैं क्या? लोकदल को कोई हमारा पुराना नेता छोड़ के गया है? किसी वर्ग को हम कह रहे हैं कभी तुम्हारी वोट की हमें जरूरत नहीं, ऐसा नहीं है। हम तो भाईचारे की बात कर रहे हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, आपके 9 के 9 विधायक, क्योंकि मैं जानता हूं तो हम पलटे कहाँ हैं? हम कहाँ पलटे हैं? अलायंस ही तो बदला है। इंटैक्ट कैसे रखा आपने 9 के 9 विधायक? मुझे पता है इसमें से कौन कौन से विधायक समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट थे, आपके सिंपल से लड़े। लोग कह रहे थे बताओ समाजवादी के कैंडिडेट, उससे पहले तो सारे लोकदल के ही थे ना। आज समाजवादी के जितने छोटे बड़े नेता हैं, मैं कहूँ कि सारे लोकदल के हैं, क्या मतलब है इस बात का? इस बात का क्या मतलब है? ये कह रहे हैं कि वोट मिला, या मैं कहूँ जनता पार्टी है सब? नहीं है ना। मैं कहूँ उड़ीसा में भी जो है लोकदल है पूरा, पटनायक जी की सारी पार्टी लोकदल की है, हमारे सारे नेता चुरा लिए। इन बातों को कोई मतलब नहीं होता। जो नेता है वो अपने क्षेत्र के मिजाज के अनुरूप अपनी राजनीति को बढ़ाने के लिए अपने कार्यकर्ताओं को, जो उनको चुनाव लड़ाते हैं, उनके फैसलों के साथ उनको खड़ा होना होता है। अभी तो जो समाजवादी ने हमें नाम दिए थे, हमने भी तो ठीक समझा कि हाँ ये लोकदल इनको चुनाव लड़ा सकता है और ये जीत के आएंगे, और जीत में सहयोग लोकदल के कार्यकर्ताओं ने उनका किया, और इसलिए आज वो खड़े हैं हमारे साथ। जयंत जी, एक ये तो सवाल हमने पूछे जो सोशल मीडिया पे, वो तमाम आपको पता ही थे कि सवाल क्या होंगे, आपने गेस किया था। मैं थक जाऊंगा जवाब देते एक दो सवाल और पूछूंगा फिर हम खत्म करें, मुझे पता है आपको। एक मेरा सवाल है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दंगे हुए, आपके पिताजी दोनों लोग, आई हैड अपॉर्चुनिटी टू इंटरव्यू हिम एज वेल ड्यूरिंग 2019 लोकसभा इलेक्शंस मुजफ्फरनगर में। बहुत भाईचारा की कोशिश की आप लोगों ने, और काफी हद तक सफल भी रहे। आप लोग भाईचारा की बात करते भी हैं। बीजेपी को सांप्रदायिक पार्टी कहा जाता रहा है। एक नेता मुजफ्फरनगर से सांसद हैं जिनको फिर से टिकट मिला है, जिन्होंने पिछली बार आपके पिताजी को हराया था, संजीव बालियान। ये केमिस्ट्री कैसे बैठेगी? वो मेरे ऊपर है कैसे बैठेगी। हमारे कार्यकर्ता ऑलरेडी बैठा चुके हैं। तो रियल पॉलिटिक्स है, ये फैसले लोगों को लेने होते हैं और लोग समझ जाते हैं। पॉलिटिकल सिस्टम में जो लोग भागीदार हैं वो जानते हैं, और ये भी जानते हैं कि जो दो संगठन या दो पार्टियां साथ काम करती हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि सारी बातों पे, सारे मुद्दों में बिल्कुल एक तरफा ही मेल हो, एक ही राय हो सब चीज़ की। तो फिर तो हम एक ही पार्टी बन जाएंगे। हमने अपनी अपनी पार्टी, अपनी आइडेंटिटी, पहचान जिंदा रखी है ना, और फिर भी हम अलायंस कर रहे हैं, कुछ विश्वास के साथ कर रहे हैं, और हमारी कुछ सहमति है। और जब संयुक्त कार्यक्रम होगा, आज हम सरकार में शामिल हो गए उत्तर प्रदेश में, तो हमारी भी जवाबदेही, हमारी भी जिम्मेदारी बनती, सामूहिक जिम्मेदारी है। अब यूपी के सरकार के हर फैसले में ये कहा जा सकता है कि लोकदल का योगदान भी है और लोकदल की जिम्मेदारी भी है। जयंत चौधरी का ये कह रहे हैं कि जो पार्टी के आपके उसूल हैं उससे आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, जो जयंत चौधरी के उसूल हैं उससे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे कभी भी। नहीं, कैसे कर दूंगा? लेकिन वही मैं आपको बता रहा हूँ कि धैर्य भी अपने कार्यकर्ताओं को रखना पड़ेगा। आपके माध्यम से एक मैसेज दे रहा हूँ अपने लोगों को। हमारी 10 मांग हो सकती हैं, आप सोचोगे 10 में से 10 मानी जाएंगी। ये मैं किसानों को भी कह रहा हूँ, क्योंकि भारत सरकार पिछली बार इस तरह का संवाद उनके साथ नहीं कर रही थी। इस बार कई प्रयास हो चुके हैं। ये उनको भी, उन संगठनों को भी सोचना चाहिए। मेरी भी उनसे अपील है
कोई भी लक्ष्मण रेखा को पार ना करे, संयम के साथ काम हो। उनका हक बनता है अपनी बात रखने का, विरोध रखने का, लेकिन कोई इस प्रकार की जो कोई जिद ना करे। वहीं भारत सरकार संवेदनशीलता के साथ उनकी बात सुने। हमारा कोई वर्कर ये ना सोचे कि हमारी सारी मांग मानी जानी चाहिए, नहीं, नहीं हो सकता। उनकी पार्टी है, आज वो देश में सरकार चला रहे हैं, उनका लंबा अनुभव हो गया और मेजोरिटी की गवर्नमेंट्स आ रही हैं बीजेपी की। फिर भी एनडीए उन्होंने बनाया है ना, बीजेपी ने एनडीए बनाया है क्योंकि वो भी, उनको इस बात का एहसास है कि और जो पार्टियां हैं, जो और राजनीतिक विचार हैं, उनको हमें सम्मिलित करके देश को आगे बढ़ाना चाहिए। सबका साथ, सबका विश्वास, ये नारा भी उन्होंने दिया ना। ये लोग ये कहते हैं ईडी सीबीआई का डर दिखा देते हैं, बीजेपी के लोग, हेमंत सोरेन ने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। तो खैर सारी बातें होती रहेंगी, अगर आप कुछ बोलना चाहें तो बोले, फिर मैं एंड में एक सवाल छोटा सा करूंगा और खत्म करूंगा। मेरे खिलाफ तो कोई मुकदमा है नहीं। आप ईडी सीबीआई से का कोई यहाँ मुझे कोई अनुभव नहीं है जो मैं साझा कर लूं। मैं आपको जानता हूँ। लोग कहते हैं कि उनको बुलाते हैं, बैठा के चाय वाय पिलाते हैं, पूरा एक आध दिन लगाते हैं और सुनवाई उनकी होती है, और बाहर ऐसा दिखाया जाता है कि बहुत बड़ा दबाव है। ये भी मैंने सुना है, ऐसे भी किस्से मैंने सुने हैं। आप, आई नो योर पर्सनालिटी। आप जैसे आपने बोला ना, आप यू डोंट कैरी ग्रजेस, आप ग्रजेस नहीं कैरी करते हैं। पॉलिटिकल डिफरेंसेस, अलग पार्टी से लड़ना, बीजेपी के साथ लड़ना, आपके संबंध मुझे पता है दीपेंद्र हुड्डा जी के साथ अच्छे हैं, प्रियंका गांधी जी के साथ अच्छे हैं, अखिलेश जी के साथ भी अच्छे ही थे। मुझे अब नहीं पता कि अब आप लोगों के बीच में अच्छे ही हैं। जब मैंने अलायंस करने से पहले, बीजेपी से घोषणा होने से पहले, व्यक्तिगत तौर से उनको सूचना भी दी है। आपने बताया था अखिलेश जी को? जी, क्या हम अब ये निर्णय हम लोग नहीं निभा पा रहे हैं, हम अपना अलायंस बदल रहे हैं। क्या बोले अखिलेश जी? अब वो मेरे उनके बीच की बात है। बोलते नहीं है, ये आदत है कि आप ना अंदर की बातें नहीं बताते हैं। अब वो कार्यकर्ता को तो बताइए ना, अब आप ये तो जाने कि अंदर की बात क्या हुई है। समाजवादी पार्टी भी कुछ नेता तोड़ेंगे आप, बीजेपी ने तो 9 तोड़ लिए हैं, मनोज पांडे वगैरह, अभय सिंह वगैरह, इतने विधायक चले गए राज्यसभा में। वो देखिए, जहाँ अगर कोई संतुष्ट नहीं है तो वो आज़ाद भी हैं अपने निर्णय लेने के लिए, और राज्यसभा चुनाव में कोई व्हिप नहीं होता जारी। तो इनर पार्टी डेमोक्रेसी जिन पार्टीज़ में है, उनको ये मालूम है कि जो जनप्रतिनिधि, विधायक, सांसद उनके पार्टी के हैं, उनका अपना स्टैंड भी हो सकता है। थैंक यू जैन। तो मैंने सारे सवाल पूछे हैं जैन जी से, जो मुझे पूछने चाहिए थे। जैन जी ने उनका जवाब अपने तरीके से दिया है। पर एक बात जो इम्पोर्टेंट है कि उन्होंने अलायंस तोड़ने से पहले, 12 से पहले अखिलेश यादव जी को व्यक्तिगत तौर पर सूचित किया था। अब जनता जनार्दन है, अगर ये अलायंस जनता को पसंद आएगा तो बागपत और बिजनौर से इनके प्रत्याशी जीत जाएंगे, नहीं पसंद आएगा तो हरा देंगे। लोकतंत्र में अंत में तो जाना जनता के पास ही है। तो जैन जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से। थैंक यू। मेरा पहला इंटरव्यू है रेड माइक के साथ, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट।